हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? होप यू आर ऑल वेल। आज हम लोग यूपीएससी और स्टेट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के प्रश्नों के क्रम में आज हम लिविंग वर्ड पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस लिविंग वर्ड को समझने के लिए देखा जाए तो बुक्स में आपके बायोटिक फैक्टर भी कहीं लिखा रहता है। अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, जो पूरा का पूरा हमारा इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा जो हमारे आसपास का पर्यावरण है, क्षेत्र है, ये सभी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, यानी कि जहां हम लोग रहते हैं हमारा प्लेनेट है और आसपास की चीजें हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी कि जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जीवित प्राणी है, जीवित जीव है, उनको बायोटिक फैक्टर कहा जाता है। जैविक घटक हिंदी में कहते हैं जैविक घटक। जैविक मतलब जिसमें कि बायोलॉजिकल क्रियाएं होती हों, और अजैविक घटक जिसमें कि जैविक क्रियाएं ना होती हो, बायोलॉजिकल जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो क्रियाएं होती है वो नहीं होती है, जैसे कि श्वसन होता है, रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं, एक्सक्रेशन होता है, डाइजेशन होता है, पाचन जिसको कहते हैं। ऐसी तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जो होती रहती हैं। तो अबायोटिक फैक्टर में नहीं होता, लेकिन बायोटिक फैक्टर में ये सारे होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर को हम लोग उसके बेसिक को समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं। इसके जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और बाकी जो एप्लीकेशन और जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि अभी वर्तमान में कोई नया रिसर्च आया, जैसे प्लास्टिक बैक्टीरिया हो गया, या इस तरह का कोई नया रिसर्च आ रहा है, कोई नई बीमारी पे जो रिसर्च हो रहा है, ये सब आपके टेक्नोलॉजी के पार्ट में पूछे जाते हैं, जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं। तो हम लोग साइंस को जब तक नहीं समझेंगे, टेक्नोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल होगा। और जब आप मेंस लिखते हैं, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, टेक के क्वेश्चन लिखते हैं, तो उसमें आपका बेस अगर क्लियर नहीं है तो आपकी फ्लुएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी, और ना ही आप अपनी बातों को उतनी मजबूती से रख पाएंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, इनको जानना जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीन आते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स आपको दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, किसी भी आकार के हो, प्रकार के हो, ये सारे के सारे इस प्लेनेट पे जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पौधे हैं, वो सारे को सभी को हम लोग फ्लोरा कहते हैं। फौना कहते हैं जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्रकार के एनिमल हैं, उन सभी को कहते हैं। और एक और कैटेगराइज हम करते हैं, हालांकि ये भी लिविंग ही है, लेकिन इनको अलग कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक तो इनका इंपॉर्टेंस अलग है और इनकी स्टडी भी हम अलग से ही करते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, इनका जो एप्लीकेशन है वो सब हम देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों इनको अलग रखा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहली चीज तो ये हमारे ऐसे नेक डाई जिसको कहते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं, जो हमारा विजन होता है, जो दृष्टि होती है, उससे हम तो इनको देख ही नहीं सकते। माइक्रो लेवल की बात होती है। माइक्रो मतलब 10⁻⁶ की नीचे भी ये लोग जाते हैं। इनका जो आकार प्रकार होता है वो कई तरह का होता है, बहुत छोटे लेवल के होते हैं, इसीलिए इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप खोजा गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया, आजकल तो क्वांटम माइक्रोस्कोप तक चले गए हम लोग, तो उसको माइक्रोस्कोप ही कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 10⁻⁶ के ही रेंज का होता है, उसकी रेंज अलग अलग होती है। शुरू में हम लोग उसको माइक्रोस्कोप बनाए, इसीलिए वो नाम जुड़ता चला गया, एड ऑन होता चला गया। माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते, हमारा विजन उनको नहीं देख सकता, इसलिए इसमें अगर हम इसी की स्टडी हम लोग करेंगे आज इसके एक पार्ट की, इसीलिए इसको देखिए। तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही कहते हैं, वायरस को विषाणु कहते हैं। कुछ इंग्लिश के टर्म है, तो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। फंगी, कवक जिसको आप कहते हैं, एल्गी, शैवाल जिसे कहते हैं, और फंगी और एल्गी दोनों को मिला करके दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सहजीविता कहते हैं उसको हिंदी में, उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। इन सभी की स्टडी हम लोग करेंगे कि क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है,
या केवल और केवल हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में देखना है, इनका एप्लीकेशन देखना है, कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जनरल साइंस में आपसे के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। स्टेट बेसिस में कुछ पूछे भी गए और बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। और टेक में इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया कि नए नए रिसर्च चल रहे हैं आजकल, तो उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसके बेसिक से शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया जो है पहला इस ग्रुप का मेंबर है। इसको देखते हैं, ये पूरा ग्रुप है, ये कोई एक नहीं है। इस बैक्टीरिया में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। इतना आपको नहीं जाना क्योंकि आप नीट या मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको केवल एक सामान्य जानकारी लेकिन होनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम ही ना मालूम हो। तो बेस अगर नहीं क्लियर है तो आपको टेक समझ में नहीं आएगा और इसका एप्लीकेशन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं। ये स्ट्रक्चर है, सामान्य स्ट्रक्चर है। ये बायोलॉजी के बच्चों के लिए नहीं है, नीट के लिए नहीं है, ये सिविल के बच्चों के लिए है। इसे बहुत ही सिंपल फॉर्म में बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 लेयर दिखाई बनाई गई है अलग अलग कलर से। यहाँ एक आउटर मोस्ट है, फिर मिडिल है और एक इनर मोस्ट है, यानी कि एक अंदर है, एक बीच में और एक बाहर है। अगर हम बात करें सबसे बाहर वाली लेयर को, इसके स्ट्रक्चर को हम समझते उसी में बीच में उसके जो एप्लीकेशन होंगे या उसका जो रीजन होगा उसको भी हम बताएंगे। इसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल का मतलब होता है एक खोल, एक जिसमें कि कोई चीज रखी जाती हो। आप लोग अगर मेडिसिन लिए होंगे तो कैप्सूल कहीं बोलते हैं आप लोग, तो उस डब्बे में प्लास्टिक की कोटिंग होती है और उसके ऊपर कुछ भरा रहता है उसके भीतर। यानी कि कैप्सूल का मतलब हुआ कि ऊपर से इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि कोई चीज अंदर प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षित हो। स्पेस शटल में भी जाते हैं तो उसको आप लोग कैप्सूल बोलते हैं उसको, वहां पे भी इस टर्म का यूज किया जाता है। तो कैप्सूल का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई इस तरह का स्ट्रक्चर जिसके भीतर कोई चीज सुरक्षित हो। तो ये कहने का क्या मतलब, मैं क्यों इसको इस पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगर कैप्सूल वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये जो खोल है, ये जो ऊपर की लेयर है, ये इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। किस तरह से? जिलेटिनस लेयर है। जिलेटिनस लेयर का मतलब होता है हार्ड सरफेस, हार्ड यानी कि कठोर एक लेयर है जो कि इसको प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। और इसी कारण से इसमें कुछ प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं वायरुलेंस, यानी कि जहरीली प्रॉपर्टी कह सकते हो, हार्मफुल प्रॉपर्टी कह सकते हो, हानिकारक प्रॉपर्टी कह सकते हो हमारे परिप्रेक्ष्य में, ह्यूमन के परिप्रेक्ष्य में। और ऐसा इसका एक एग्जाम्पल है जैसे डिप्लोकोकस निमोनिया बीमारी का नाम सुना होगा शायद आपने। निमोनिया जो कि लंग से रिलेटेड बीमारी है। तो ये जो होता है निमोनिया जल्दी ठीक नहीं होता है, बच्चों में भी, बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है और होता है तो बहुत सफर करना पड़ता है बच्चों को, दवा कई दिन देनी पड़ती है तब जाके कहीं वो ठीक होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव खोल लगी हुई है, कैप्सूल बना हुआ, कैप्सूल के भीतर वो प्रोटेक्टेड है और इसलिए उसको किल करने में हमें टाइम लगता है। हमारे जो मेडिसिन जाते हैं उनको रिएक्ट करने में, उनको वर्क करने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो बीमारी थोड़ी लंबी खींचती है। तो कैप्सूल का मेन काम क्या है कि इसको प्रोटेक्ट करना और इसमें इसके अंदर बीमारी फैलाने वाली क्वालिटी को जनरेट कर देना, यानी कि उसी के कारण से पॉइजनस हो जाता है वो बैक्टीरिया। ये सब में नहीं होता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर, हाँ, दूसरा जो लेयर है, दूसरे लेयर की बात अगर हम करें तो इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल जो दूसरी लेयर है, सेल वॉल। वॉल का मतलब क्या होता है? घर की दीवार जैसे होती है, कोशिका भित्ति हिंदी में कहते हैं। तो सेल वॉल जैसे हम लोगों का होता है ह्यूमन में, प्लांट में या प्रोकैरियोटिक जो डेवलप्ड सेल होते हैं उनकी बात नहीं है। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो इनमें पूरी तरीके से सेल वॉल उस तरीके का नहीं होता है जैसे कि डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब जो वो कोशिकाएं जो सबसे पहले बनी थी और जिनमें न्यूक्लियस भी नहीं बना था, यानी कि उसके अंदर का केंद्रक जो है
वो भी अभी पूरी तरह से नहीं बना था, अभी डेवलप नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज जब बनती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेवल पे, जैसे आज हम लोग हैं तो हम लोग पूरी तरह से डेवलप हो गए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ गए। लेकिन जो सबसे पहले बना है, बहुत पहले बना होगा, उसमें तो ये सब पॉसिबल नहीं है कि ये सब एक ही दिन में हो जाए, क्योंकि डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से सबसे पहले लोग प्रोकैरियोटिक ये सेल बने थे, जिसमें कि आपका न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक होता है, जो हेड ऑफ कह सकते हैं कि सभी चीजों को ऑपरेट करता है, न्यूक्लियस केंद्रक, वो भी डेवलप नहीं था, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। और सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल में पूरा जीवन इनका खत्म हो जाता है, क्योंकि ना तो पूरी तरीके से ये डेवलप ही नहीं हुए हैं अभी तो पूरी तरीके से सेल का फॉर्म ही नहीं आया है, तो अभी सिंगल सेल ही रहते हैं। तो दूसरा जो लेयर है उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इनको स्ट्रक्चर देने का काम करता है। सेल वॉल का मतलब ये होता है चारों तरफ से दीवार से ढका हुआ कोई चीज। अब इसमें जो होता है, ये दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, एक G+, एक G- लिखा हुआ है। इसका मतलब है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये दो तरीके के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखिएगा। G+ लिखा है या ग्राम पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन एक प्रोटीन होता है टाइप का, पेप्टिडोग्लाइकेन नाम की थिक लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है। पेप्टिडोग्लाइकेन याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट में आ जाएगा और वहां पे फिर आप उसमें गलती करने के चांसेस होते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है जिसकी थिक मतलब मोटी एक लेयर होती है, और इसी के कारण किसका टेस्ट किया था एक साइंटिस्ट ने कि जिन बैक्टीरियाज को एक कलर में रखा गया और जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन था वो वहां कलर को एब्जॉर्ब किया और वो नीला और जामुनी कलर जो होता है, जैसे इंडिगो और ब्लू टाइप का इंडिकेटर देने लगे, और कुछ बैक्टीरिया थे जो नहीं दिए उस तरह का। इसका मतलब कोई तो चीज रही होगी जिसमें से उस कलर को एब्जॉर्ब किया होगा। तो बाद में पता चला कि यही पेप्टिडोग्लाइकेन है जिसने उस कलर को एब्जॉर्ब किया, उसके कारण से उनका जो कलर होता है वो ब्लू या इंडिगो हो जाता है। तो जिनमें ये होता है उनको हम लोग G+ कहते हैं, यानी कि ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जिनमें ये नहीं होता है, जाहिर सी बात है वो कलरलेस रह गए, और कलरलेस रह गए तो उनको क्या कहा गया, G-, यानी कि उसमें ये थिक लेयर नहीं होगी, यानी कि उसमें कौन सी लेयर होगी, थिन लेयर होती है, वहां पे 2 और 1 सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, G+ G- होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। लेकिन अभी फिलहाल आपसे पूछा जाए कि G+ और G- क्या है, तो आपको ये समझना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन नाम का एक एलिमेंट होता है जिसके कारण से वो वहां थिक लेयर बनती है और वो कलर शो करने लगते हैं बैक्टीरिया, उसके कारण ग्राम पॉजिटिव कहा गया। और जिनमें वो कलर नहीं शो हुआ, ग्राम नेगेटिव कहा गया उस एक्सपेरिमेंट में, और ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होगी और ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसके बाद अगला जो लेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जितना ये सेमी लिक्विड पार्ट होता है, सेमी फ्लूइड बोलते हैं, माने अर्ध तरल कह सकते हैं, तरल मतलब लिक्विड होता है, तो अर्ध तरल यानी कि ना पूरी तरीके से ना तो पतला है ना पूरी तरह से मोटा है, वो मीडियम, जैसे कि आप हनी समझ सकते हैं, हनी मधु जो देखते हैं आप, उस तरह, वाटर की तरह भी नहीं, पानी की तरह भी नहीं, और एकदम जमा हुआ भी नहीं, तो मधु की तरह यानी कि हनी की तरह थोड़ा गाढ़ा सा एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा स्टेट टाइप का एक स्टेट होता है, इसलिए उसको प्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे
साइटोप्लाज्म के अंदर ही जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, एक तो इसमें पूरी तरीके से ऑर्गेनल्स डेवलप नहीं होते इसके पूरे ऑर्गन, जैसे हम लोग के सेल में होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के भीतर होते हैं। जो भी न्यूट्रिशन इनको मिलता है वो इसी के थ्रू मिलता है। जो भी रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ जो भी मिलता है वो भी सब इसके थ्रू मिलता है। तो साइटोप्लाज्म एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर ये लेयर हट जाए और साइटोप्लाज्म ना रहे तो फिर इसमें किसी भी ऑर्गेनल्स के होने ना होने का कोई मतलब रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसे सप्लाई देना और पूरा ऑपरेट करना ये सब साइटोप्लाज्म का काम होता है। तो साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड पार्ट जो इसके अंदर पूरा रहता है, जिसके अंदर बाकी के ऑर्गेनल्स रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये धागे लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉइड। जो डेवलप सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल जिनको कहते हैं, कि जो डेवलप सेल होते हैं, हम लोग हुए प्लांट, बड़े प्लांट जिसको आप देख सकते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। आप अगर बॉडी को एक सेल मान लें तो हमारे बॉडी का केंद्र कौन है? ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है? एक तो खुद फंक्शन करता है और दूसरा बाकी के पूरे बॉडी के ऑर्गन को फंक्शन कराता है और उनको कंट्रोल भी करता है। यानी कि केंद्रक वो जगह होता है जहां से चीजें ऑपरेट भी होती हैं, एक तो खुद भी वर्क करता है और दूसरा सबको कोऑर्डिनेट करके और कंट्रोल भी करता है, सबको नियंत्रित भी करता है और सबसे काम भी कराता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो चीज है ही नहीं, तो वो काम कौन करता है? न्यूक्लियॉइड करता है। न्यूक्लियॉइड न्यूक्लियस के पहले का स्टेज है, तो वहां पे न्यूक्लियॉइड करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको आगे जब तक वो ट्रांसफर नहीं करेगा अपने जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जिसमें कि उसके लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जिसको आप लोग डीएनए कहते हैं, जीन कहते हैं। वो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, ट्रांसफर होती है, तभी तो ये जीवन आगे बढ़ पाता है। अदरवाइज वो तो पहले ही खत्म हो गया होता। तो आगे बढ़ने के लिए, आगे जीवन को बढ़ाने के लिए ट्रांसफर होना चाहिए क्या? जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल होता है हमेशा जो डेवलप सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है। लेकिन यहाँ तो केंद्रक है ही नहीं, तो यहाँ पे कहाँ पे होगा? न्यूक्लियॉइड में। तो ये चूंकि सामान्य जानकारी में ये होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये अलग से डीएनए और आरएनए हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो एक जनरेशन के इंफॉर्मेशन को दूसरे जनरेशन में लेकर जाते हैं। तो अगर ये चीज हम देखें तो बैक्टीरिया में किस पे होती है? न्यूक्लियॉइड पे होती है ना, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे आपको वैक्यूल्स दिखाई देगा। वैक्यूल्स मतलब होता है खाली जगह। इनका दो काम होता है। जो प्लांट में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं तो ये शेप भी देते हैं, एक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अंदर से स्ट्रक्चर जैसे प्रेस किए रहते हैं ताकि वो बाहर से कोई चीज प्रेस हो तो वो दबे नहीं। तो स्ट्रक्चर भी प्रदान करने का काम होता है इनका। लेकिन यहाँ ये काम नहीं होता इनका। यहाँ पे फ्लूइड भरे होते हैं, इसमें लिक्विड भरे होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, और एक खाली जगह को हम लोग वैक्यूल कहते हैं। रिक्तिका, इसको हिंदी में रिक्तिका भी कहते हैं। तो इसका मतलब खाली जगह है जिसमें कुछ भरा जाए। तो कुछ भरने का काम, पैकेजिंग वगैरह का काम भी लोग यहाँ पे इनसे लिया जाता है। और कुछ और चीजें यहाँ डॉट डॉट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इसका जो नाम है वो है एंडोस्पोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैक्टीरिया को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देता है। एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो केवल और केवल G+ बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। यानी कि अभी मैंने बताया कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें
पेप्टिडोग्लाइकेन जो मिलता है, जिसके कारण कि कलर वो एब्जॉर्ब करते हैं, उन बैक्टीरियाज में, उन टाइप के बैक्टीरियाज में ही केवल एंडोस्पोर्स मिलता है, जी नेगेटिव वाले में नहीं मिलता। किस किस टाइप के, जैसे कि एनारोबैक्टर्स है, ये फैमिली है बहुत, इसमें बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। बैसिलस है, क्लास्ट्रीडियम है, आगे हम लोग सब एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे इसका। हेलियोबैक्टर्स है, एक आध एग्जाम्पल यहाँ पे देके बताया गया है। इसके कारण से होता क्या है, ये है तो क्या कर देगा। तो पहला चीज तो हमने अभी आपको बताया कि G+ होने के कारण ही वहां पे एक थिक लेयर है ऑलरेडी। अगर थिक लेयर है तो जाहिर सी बात है उस बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस पावर, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ऑलरेडी वो मजबूत है। लेकिन उसके साथ एक और चीज अगर जुड़ गई, यानी कि एंडोस्पोर्स अगर जुड़ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये और भी खतरनाक हो गया, और इससे इन्फेक्ट होने के बाद इसका जो ठीक होने का प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है, और इसका जो प्रभाव होता है, इसका जो इफेक्ट होता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखिए तो एंथ्रेक्स बैसिलस जो होता है, एंथ्रेक्स एक डिजीज होती है, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है। बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का नाम है। तो एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है, आप अगर देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इससे बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो गया। बीच में एक चाइना से एक लेटर भेजा जाता था यूएस से, कुछ बाद में वो लोग अननोन किसी भी एड्रेस पे भेज देते थे, वो लोग उस कुरियर को खोलते थे और उसमें क्या होता था, एंथ्रेक्स का वायरस, ये बैक्टीरिया होता था, और उसको खोलते ही लोग इन्फेक्टेड हो जाते थे और काफी लोगों की धीरे धीरे डेथ भी होने लगी। तो बाद में यूएसए ने पता लगाया, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, तो कहीं से उनको शायद मिला था ये चीज की चाइनीज स्पाइस का काम है ये सब, तो वो इंटरनल इश्यू था, उन्होंने उसको एड्रेस किया। ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का बैक्टीरिया है, जो कि एंथ्रेक्स करता है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका G+ का होना, G+ होने और एंडोस्पोर्स होने के कारण ये इतना खतरनाक हो जाता है। इसकी दवाएं भी जल्दी इस पे इफेक्ट नहीं कर पाती, प्रभाव नहीं डाल पाती। और दूसरी बीमारी है टेटनस। टेटनस के बारे में आपने सुना भी होगा, टेटनस अगर हो जाता है एक बार तो पैरालिसिस टाइप का हो जाता है, बहुत धनुष टंकार, हिंदी में बोलते भी हैं इसको, धनुष टंकार, और धनुष की तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो क्लास्ट्रीडियम टेटनी से होता है। क्लास्ट्रीडियम टेटनी, तो आप देख सकते हैं कि दो बीमारियों का एग्जाम्पल देखने को होता है कि काफी खतरनाक टाइप की सिचुएशन हो जाती है। तो ये केवल और केवल उन्हीं में होता है जो G+ हो और जिनमें एंडोस्पोर्स मिलते हैं, G+ में ही एंडोस्पोर्स मिलते हैं। तो इसी ये दोनों के कारण ऐसा होता है कि ये इतने खतरनाक होते हैं। तो इसको आप समझे रहेंगे, तो जब भी इस तरह का कुछ मैटर आता है तो उसमें आपका जो पेन है वो आसानी से चलेगा, उसमें आप आसानी से लिख पाओगे। इसके अलावा जब हम देखें तो यहाँ दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला इनके मूवमेंट में वर्क करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने, गमन बोलते हैं इसको, जाना। जैसे हम लोग चलते हैं, पैर वैर है, इनके पास तो कोई पैर वैर है, हाथ पैर तो है नहीं, आंखें हैं नहीं, तो ये अपना इसी फ्लैजिला से मूव करते हैं। और एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपके शरीर पे बाल होते हैं वैसे इनके भी शरीर पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको पिलाई या फ्रेमरे कहते हैं। फ्रेमरे या पिलाई, ये दोनों इसी के नाम है, एक ही नाम, फ्रेमरे या पिलाई। ये चिपकने में इनकी हेल्प करता है, एडहेसिव, यानी कि चिपक जाना, कहीं पे भी चिपकते में इनकी हेल्प करता है। और इस कारण से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे सपोज दैट मार्कर है, इस पे भी पता नहीं कितने हजार लाखों बैक्टीरिया होंगे, हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही हमारे हाथ ने इसको छुआ तो वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे हेड पे आ जाएंगे, हैंड से फिर कहीं भी चले जाएंगे। तो इस तरह से इनके एडहेसिव पावर होती है, कि चिपकने की जो क्षमता होती है वो इस पिलाई और फ्रेमरे के कारण होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करा देती है, वो चले जाते हैं। और बैक्टीरिया कहीं भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाइए, वहां भी मिल जाएंगे। और आपको मैरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरी खाई है पूरे वर्ल्ड की, समुद्र में
कहाँ पे है? पेस्टिक ओशन में, वहां पे भी मिल जाएगी। आपके मुंह में, आपके डाइजेशन सिस्टम में, इंटेस्टाइन वगैरह में, हर जगह बैक्टीरिया है। उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया हमारे, अगर वो ना रहे तो आपका डाइजेशन ही नहीं होगा। अगर इकोलाई बैक्टीरिया ना रहे तो डाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो बहुत फायदेमंद भी है हमारे लिए। लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, जो दूध से दही बनाते हैं, दही जो होता है प्रोबायोटिक फूड, इसीलिए माना जाता है क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको खाइए तो उससे डाइजेशन आपका बेहतर होता है, तो इसीलिए वो आपको दिया भी जाता है। इसके अलावा जो ग्रुप ऑफ कुछ जगह बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं, ढेर सारे कुछ एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस ग्रुप को किसी सरफेस पे इकट्ठा है तो उस छोटे से ग्रुप को हम कहते हैं बायोफिल्म्स। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कि बायोफिल्म्स क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बायोफिल्म्स क्या है, ये किससे रिलेट करता है, कहीं कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं आई है? नहीं, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बायोफिल्म्स होते हैं बैक्टीरिया एक जगह किसी सरफेस पे इकट्ठा हो जाते हैं थोड़ी मात्रा में, तो उसको हम बोलते हैं बायोफिल्म्स। और जब ढेर सारी मात्रा में इकट्ठा हो जाए, बहुत ढेर सारी, तो उसको बोलते हैं मैट्स, बायोमैट्स। बायो मतलब क्या? जिंदा। मैट मतलब क्या? चटाई। यानी कि जिंदा चटाई बना देते हैं, एक लेयर बन जाएगी ना, और लेयर को ही तो हम लोग चटाई कहते हैं। मैट क्या कहते हैं? मैट बिछाने का काम करते हैं हम लोग जमीन पे, तो वो मैट क्या होता है? एक लेयर ही तो होता है। तो वैसे ढेर सारे अगर इकट्ठा हो जाएंगे बायोफिल्म्स, उसी को तो लेयर कहेंगे, तो बायोमैट्स कहते हैं इसे। तो बायोमैट्स और बायोफिल्म्स ये बैक्टीरिया के ग्रुप हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है। ये कुछ जानकारी रही आपकी बैक्टीरिया के बारे में, जो कि आगे हम लोग अभी इसके एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड इसके शेप पे चर्चा करेंगे, फिर उनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, और लास्ट में हम लोग इनके एप्लीकेशन पे बात करेंगे कि हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में इसका क्या योगदान है, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या योगदान है, इसका कृषि में क्या योगदान है, इसका जो ये क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज में क्या योगदान है। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि टेक्नोलॉजी में मेंस में आपका क्वेश्चन आता है उससे रिलेट करके। तो कुछ बेसिक बातें रही, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।